समाज को जरूरत है और समाज में हमेशा जब तक ये जीवन है तब तक काम करते रहेंगे, क्योंकि आज ये अगर सम्मानित जीवन दिया हुआ है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का और हमारे महापुरुषों का कर्ज हमारे सर पर है। जब तक जिंदा रहेंगे भीम मिशन पर काम करते रहेंगे और भगवा आतंकवादियों से लोहा मनवाते रहेंगे इस बहुजन समाज का। ओम प्रकाश जी आपको जय भीम। आलोक रंजन जी जय भीम। धर्मेंद्र जी हमारे बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी स्वागत किया है, मैं भी आपका स्वागत करता हूं भाई जी। रविंद्र चोपड़ा जी स्वागत है आपका। कविन साहब स्वागत है। सचिन जाटव जी स्वागत है। सभी साथी जुड़ जाइए। मैं अपनी बात को शुरू करूं। मैंने शुरू में बोल दिया ईवीएम मशीन का घोटाला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अभी स्वागत करता हूं, फिर अपनी बात को शुरू करता हूं मैं। रविंद्र बालियान जी जय भीम। सभी भाइयों को जय भीम बोला है रविंद्र बालियान जी ने। क्रांतिकारी जय भीम के साथ भीम टाइगर अमर सिंह जी और हमारे साथी हमारे भीम टाइगर भाई अनिल तंवर जी क्रांतिकारी जय भीम। राम निवास जी स्वागत है आपका। कविन साहब क्रांतिकारी जय भीम। अर्जुन मेघवाल जी क्रांतिकारी जय भीम। गुड्डा साहब क्रांतिकारी जय भीम। राम निवास जी क्रांतिकारी जय भीम। चौधरी सुमित जी राम राम कर रहे हैं साथी। भाई जी राम राम हम आपको भी करते हैं, लेकिन क्रांतिकारी जय भीम तो बोल दीजिए प्यार से, क्योंकि इस देश का संविधान तो बाबा साहब लिख करके चले गए और इस देश का संविधान लिख करके पूरी हमारे समाज के जितने भी लोग थे जो पिछड़े हुए थे, ओबीसी समाज के, एससी समाज के जो लोग थे उनका उद्धार कर गए और समस्त महिलाओं का उद्धार कर गए। आज देश की सेना में अगर महिलाएं हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही बदौलत है। तो इसलिए आपको मैं राम राम कहूंगा, लेकिन क्रांतिकारी जय भीम आपको भी कहना होगा चौधरी साहब। क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। नसीब पुनिया जी हमारे भाई आपका स्वागत है। भगवा आतंकी आ गया। कौन है भगवा आतंकी? धर्मेंद्र मानेसर जी, भगवा आतंकवादी वो लोग हैं, आप कहें या ना कहें लेकिन हम कहते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, वो इस देश के भगवा आतंकवादी हैं और रहेंगे भी हमेशा। लेकिन कुर्सी से उठा करके इस देश की जनता और समस्त माइनर कम्युनिटी इनको फेंकने वाली है। जिस दिन ईवीएम बैन हो गई तो इनके पत्ते बिखर जाएंगे, इनकी बखियां उधेड़ दी जाएंगी। इसको सोचना होगा। ईवीएम पे गुर्राने से अच्छा है जो ईवीएम से जीत मिली है, उस जीत पर गुर्राने से अच्छा है कि ईवीएम मशीन की जीत जो है ना, वो अपने घर में 4 शील्ड लगा करके तुम लोग अपने ईवीएम मशीन के जरिए एक जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन भगवा आतंकवादी जो लोग हैं, उन आतंकवादियों का सफाया इस पूरे देश से होने वाला है। आने वाला समय बैलेट पेपर का होगा। नवाब सतपाल तंवर जो भीम शेरों ने जो आवाजें उठा दी है, वो आवाज कल सवेरे तक पूरे देश दुनिया में शेयर होंगी, पूरे देश दुनिया में। धर्मेंद्र मानेसर जी आपको मैंने भगवा आतंकवादी की परिभाषा दी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बारे में, लेकिन मैं एक नाम बोलना भूल गया। क्या नाम है भाई वो? मोहन भागवत। मोहन भागवत आरएसएस गुंडा, आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा और इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाला सबसे बड़ा महागुंडा आरएसएस का भगवा आतंकवादी मोहन भागवत। आरएसएस को सरकार बैन क्यों नहीं करती? कारण क्या है? क्यों बैन नहीं करती सरकार आरएसएस को? कांग्रेस की सरकार रही ना, उसने बैन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो बैन करेगी ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो उनका पिताजी है। क्या बात है। जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका पिताजी कौन है?
काल खोल कर सुन लो, उनका पिताजी मोहन भागवत है। और मोहन भागवत इस देश का सबसे बड़ा गद्दार, इस देश का सबसे बड़ा महा आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी है। भगवा के नाम पर इन लोगों ने जो आतंक मचा रखा है, वो आतंक अब झेलेंगे नहीं, सहेंगे नहीं। देखते जाइए आगे और भी बात करूंगा। अभी हमारे कई सारे साथी जुड़ गए हैं। शेर की दाढ़ हमारे एक भाई ने कहा है, राजेश चौहान साहब ने मान गए नवाब साहब जी, मान गए भाई जी। 12 बोर दुनाली है नवाब साहब, लेकिन 12 बोर दुनाली बनाएगा कौन? हमारा समाज बनाएगा, समाज। क्यों भाई जी? बिल्कुल, हमारा समाज बनाएगा। मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जितने भी साथी हमारे भीम क्रांतिकारी, भीम शेर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सभी का मैं क्रांतिकारी जय भीम के साथ स्वागत करता हूं। नजदीक आ जाइए अभय सिंह जी। चर्चाओं का विषय होगा, काफी अच्छी चर्चाओं का विषय होगा। और अभी 1 सेकेंड, आप थोड़ा नजदीक आइए। अभी चर्चाओं का विषय होगा, बड़ा चर्चाओं का विषय होगा। योगी आदित्यनाथ भगवा चोला पहन करके ईवीएम मशीनों को हैक करके अपने जीत की खुशियां मना रहा है। क्या वो जायज है? लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। आज का दिन काला दिन है, आज का दिन काला दिन है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने वाला नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, और योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ ने आज लोकतंत्र की हत्या की है। सवाल ये नहीं है, जो कहने वाले लोग हैं, कई सारे कमेंट आए भी थे, मैंने देखे थे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम से अभिवादन करता हूं, और सभी साथियों का आने वाले समय में रिप्लाई भी दूंगा। सारे साथी जुड़ जाइए और मारिए शेयर, मारिए लाइक, मारिए शेयर, करिए कमेंट धड़ाधड़। ये जय भीम की क्रांति है, ये आरएसएस के बाप की जागीर नहीं है। जय भीम की क्रांति पूरे देश में गूंजती आई और गूंजती रहेगी, क्योंकि आज लोकतंत्र की हत्या करने वाला योगी आदित्यनाथ इस देश के अंदर सबसे बड़ा महाघोटालेबाज है। महाघोटालेबाज नरेंद्र मोदी ने और महाघोटालेबाज योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम मशीनों को हैक करके आज सबसे बड़ा सबूत दे दिया है कि ये दोनों लोग महाचोर हैं, ये दोनों लोग महाघोटालेबाज है। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम मशीन का घोटाला है। क्या खामोश क्यों है? क्यों खामोश है? देश के महामहिम प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय क्यों खामोश है? सोशल मीडिया पर उठती हुई आवाजों को क्या वो नहीं सुनते? क्या वो नहीं सुनते? क्यों खामोश है? इस पूरे देश का सर्वोच्च न्यायालय क्यों खामोश है? बड़ी बातें करते हैं। सवाल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की शहर पर, सवाल यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी की शहर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों को जीत लिया। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है, क्या ईवीएम मशीन बीजेपी का बटन दबाती है? सवाल यह है। और एक बहुत बड़ा सवाल है, तार्किक सवाल है। मैं सबसे पहले, हमारे साथी हैं हमारे भीम टाइगर साहब, मैं इनके पास सबसे पहले आऊंगा कि भीम टाइगर जी आप एक बात बताइए, ईवीएम मशीनों में घोटाले करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। मुजफ्फरनगर में भी आवाज उठी, आवाज मुजफ्फरनगर में भी उठी, आवाज मेरठ में भी उठी। बैलेट पेपर की बात भी की गई कि बैलेट पेपर पर पार्षदों के चुनाव हुए, लेकिन मेयर के चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं हुए। तो जो पार्षदों के चुनाव बैलेट पेपर पर हुए, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी की फूंक खिसक गई? क्यों? भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर भी काफी जगह पर मैंने देखी है, रही है। यह नहीं है
कि काफी सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, ये नहीं है काफी सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, ये नहीं है सवाल कि समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लोग जुड़े हुए थे। सवाल ये है जहां बैलेट पेपर पर चुनाव हुए वहां पर बीजेपी की इतनी कम संख्या क्यों है। हमारे भीम टाइगर अभय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे भी जानेंगे इस बारे में। आज तीनों क्रांतिकारी भाई जो हमेशा साथ रहते हैं वो आपके सामने लाइव है। भीम टाइगर अब आखिर कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है? रिकनेक्ट हो रहा है बार बार। बीजेपी को पूरी तरह से पता है कि हमने जो वादे किए हैं वो हमने पूरे नहीं किए हैं, और अगर ईवीएम के द्वारा चुनाव होगा तो हम जीत सकते हैं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो हम जीत नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ईवीएम से वोटिंग कराई है और ईवीएम को हैक करके चुनाव जीता उन्होंने। बिल्कुल भीम टाइगर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पूरे आज अब काफी सारे भीम क्रांतिकारी हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं लगातार। और एक बड़ा सवाल है, एक सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मेरी बात का जवाब दो। भाई बात भी बताओ आप, क्या बात है आपकी? एक सेकंड, सबसे पहले हम ईवीएम का जवाब तो बाद में देंगे, पहले सुरेंद्र सिंह का जवाब देंगे। 1 सेकेंड, सुरेंद्र सिंह जी क्या बात है आपकी, बताइए जरा। सुरेंद्र सिंह जी मुच्छों वाला फोटो लगा हुआ है, शायद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। हमारे आजाद जी शहीद हुए हैं पूरे देश पर, लेकिन मैं पीछे देख रहा हूं, मुझे कहीं बात नजर नहीं आई। सुरेंद्र जी, हाँ, कुमार विश्वास के खिलाफ केस दर्ज करो सतपाल भाई। जी जी, सुरेंद्र जी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। कुमार विश्वास जो इस देश के अंदर एक कवि कहलाने की बात कहता है कि कवि था, और आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास था और फिर केजरीवाल को धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। जो ये कुमार विश्वास है, इसकी वीडियो मैंने देखी है, इसने आरक्षण का विरोध किया है। बाबा साहब का नाम नहीं लिया, मैंने काफी सर्च किया और लीगली तरीके से देखा मैंने, इसके ऊपर केस बनता नहीं है। बहुत तेज लोग हैं ये, बहुत तेज लोग हैं ये लोग, और इनको अगर हमें जवाब देना तो सिवाय सोशल मीडिया से जवाब दे सकते हैं। और जहां भी ये लोग जाए इनको जूते फेंक के मारो, इनको अंडे फेंक के मारो, इनको टमाटर फेंक के मारो, इनका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि इसने जो बात कही है वो ऐसी तरीके से बात कही है, मैंने लीगली काफी सोचा इसमें, और मैंने काफी लीगल एक ओपिनियन जो देना है, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैं लीगल ओपिनियन भी देता हूं। कुमार विश्वास के खिलाफ इस मामले में केस बनता नहीं है, क्योंकि उसने बाबा साहब का नाम नहीं लिया और सिर्फ आरक्षण का बिना नाम लिए एक विरोध कर दिया है उसने। इसका सीधा नतीजा है पूरे भारत से और दिल्ली से इसका कुमार विश्वास का जो है वो बहिष्कार किया जाए। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। केस दर्ज होना चाहिए, ईवीएम को बैन करो। हाँ जी, ईवीएम बैन होनी चाहिए, हम इस मुद्दे पर भी आएंगे। लेकिन अभय जी ने, अभी हम कंटिन्यू करते हैं, अभय जी ने, साथियों अभय जी ने एक बड़ी बात कही है हमारे सामने कि ईवीएम मशीनों में घोटाले होते हैं, इसे बात सबको पता है, लेकिन क्या है कि बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव। जी रिकनेक्ट हुआ दोबारा से, थोड़ा इंटरनेट ने धोखा दिया। बीजेपी का दलाल कुमार विश्वास, बिल्कुल सुरेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं। और अभी भीम टाइगर जी हमारे सामने थे और उन्होंने एक बात उठाई थी कि ईवीएम मशीन जो है, साथी कहां है आप, लाइव है भी कि नहीं? साथियों अपनी उपस्थिति, क्योंकि यह एक बहुत है, ईवीएम मशीनों में घोटाले हुए जहां मेयर के चुनाव हुए वहां, हाँ, जहां चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए हैं वहां बीजेपी बिल्कुल खासिए पर है। अभय सिंह जी बिल्कुल क्लेरिफाई करके इस बात को बताइए, ताकि पूरे देश में यह भीम क्रांति की आवाज पूरे देश में उठनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है, इस घोटाले को पूरे देश विदेश के अंदर शेयर किया जाना चाहिए। अब यूएस के राष्ट्रपति को भी पता लगना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कितना बड़ा घोटालेबाज है। आज दिखा देना होगा इनकी औकात को, ये भगवा आतंकवादी गुंडे। आज हम ईवीएम का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तीनों भाई बैठ करके, और सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए और पूरे समय तक बने रहिएगा और करिएगा शेयर, मारिएगा लाइक, करिएगा कमेंट। पूरे देश को हिलाना है। ईवीएम मशीन पूरे लोकतंत्र पर धब्बा है, धब्बा, सबसे बड़ा धब्बा। अभय सिंह जी आप बताइए कुछ इसके बारे में। मैं सतपाल जी एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से जी, कि
जहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहां पे बीजेपी हारी है। हाँ। और जहां ईवीएम से चुनाव हुआ है वहां बीजेपी बहुत अच्छे वोटों से, अच्छे मतों से जीती है। हाँ। इसका रीजन क्या है? हाँ, बिल्कुल जायज और सटीक सवाल किया है, क्योंकि आज ईवीएम का पोस्टमार्टम होने वाला है। अभय सिंह जी भीम टाइगर ने काफी अच्छा सवाल किया है। जहां बीजेपी जीती है वहां ईवीएम से चुनाव हुआ, जहां बीजेपी हारी है वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हुए, बैलेट पेपर से चुनाव हुए। क्योंकि देखो, सवाल यह नहीं है कि ईवीएम मशीन क्या करती है, सवाल यह नहीं है कि बैलेट पेपर क्या करता है। सवाल यह है कि जब बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और मतपेटी से चुनाव होने थे, बैलेट पेपर से चुनाव होने थे, तो ईवीएम मशीन कहां से बीच में? सवाल यह भी है। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन मशीनों में जो गड़बड़ की है, जो घोटाले किए, जांच का विषय है, बड़ा जांच का विषय। बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, मैं समझ चाहता हूं आपको परेशानी हो रही है, पंखा चला दो यार एक बार। तो बड़ा जांच का विषय है ये, लेकिन साथियों बार बार एक्चुअली रिकनेक्ट हो रहा है, इससे परेशानी हो रही है। इंटरनेट धोखा दे रहा है बार बार, लेकिन बहुजन समाज को धोखा नहीं दिया तरीके से देंगे। भाई देखो, लाइव में बार बार प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट में, लेकिन साथियों आप जुड़े रहिए और लाइक करते रहिए, क्योंकि मनवादियों को भी खुली टक्कर देनी है, मनवादियों को भी जवाब देना है पूरा का पूरा, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी खुला जवाब देना है। ईवीएम मशीनों में खुली धांधलेबाजी, खुली घोटालेबाजी हुई है। ईवीएम मशीनों को हैक किया गया है और ईवीएम मशीनें जो है पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंडर में थी। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या जो ईवीएम मशीनें थी, जब वोटिंग हो रही थी तो वहां पर कई सारी वीडियो भी वायरल हुई और कई सारे हमारे साथियों ने, प्रत्याशियों ने आवाज भी उठाई कि अगर हम बीजेपी के अलावा अगर हम बीएसपी का बटन दबाते हैं या कांग्रेस का बटन दबाते हैं या समाजवादी पार्टी का बटन दबाते हैं तो बीजेपी की लाइट क्यों जलती है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का गुलाम है? कहेंगे हम धोखेबाज कहेंगे, हम चोर कहेंगे, महाचोर कहेंगे। लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो दोनों लोग हैं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, 2019 के अंदर ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए। इस देश का चुनाव आयोग भी कान खोल करके सुन ले, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गुलामी करता फिरता है। संविधान में चुनाव आयोग निष्पक्ष माना गया है, लेकिन गुलामी करता है चुनाव आयोग। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कान खोल करके सुन ले, अच्छे तरीके से सुन ले। यह देश संविधान से चलता है, स्वयं संज्ञान लेना चाहिए ना। संविधान में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय के राइट्स हैं। सभी जज सुने। मैं आह्वान करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सामने कि जरा सी भी अगर जुडिशरी बची है, जरा सा भी अगर न्याय बचा है, अगर जरा सा भी संविधान बचा है आपकी नजरों में, और इस देश के राष्ट्रपति को भी कहूंगा कि जरा सा भी संविधान बचा है और जरा सी भी लोकतंत्र की असमत इज्जत आपके दिल में है, और जो संविधान की किताब आप सामने रख करके संविधान की शपथ खाते हैं, संविधान की पालना करते हैं और संविधान का पालन करने के लिए पूरे देश को आदेश भी करते हैं, और कोई भी घटना होती है तो सर्वोच्च न्यायालय स्वतः ही संज्ञान लेता है। देश के सफेद पोष नहीं है आप नेता। हाँ, बार बार रिकनेक्ट हो रहा था, मैं समझ चाहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को भी बोल रहा था कि आप सफेद पोष नहीं है, आप नेता नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते। आपकी कलम अगर चलती है तो कही जाती है कि भगवान की कलम चल गई, खुदा की कलम चल गई, बुद्धा की कलम चल गई। ये कही जाती है कि क्रिश्चियन की कलम चल गई। आप तो संविधान की पालना करने वाले हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय क्यों नहीं आप संज्ञान लेते? इसमें एक बड़ी बात यह भी है, जिसको केस दाखिल करना है वो प्रत्याशी होंगे, उनको केस दाखिल करना चाहिए, लेकिन पहले भी ईवीएम में घोटाले हुए हैं, केस दाखिल नहीं किए गए। क्या लोकतंत्र यूं ही लुटता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से पूछता हूं मैं, क्या लोकतंत्र यूं ही लुटता रहेगा? क्या यह सरकार लोकतंत्र की असमत की, लोकतंत्र की इज्जत को यूं ही लूटती रहेगी? क्या लोकतंत्र का गला घोट करके यूं ही लोकतंत्र की हत्या करती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को आज हाशिए पे ला करके रख दिया है और ईवीएम मशीनों में बड़े घोटाले करके इस देश को दिखा दिया है कि वे लोग कभी सत्ता से बाहर जाने वाले नहीं है। तो कैसा लोकतंत्र? कहां है सुप्रीम कोर्ट? कहां है देश के राष्ट्रपति? बताइए आप। और सभी साथियों से कहूंगा, जुड़े रहिए, मारिए लाइक, मारिए शेयर, करिए कमेंट। आज पूरा देश हिलना चाहिए। ये मीडिया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मीडिया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और सभी के यहां पार्टी हो रही होगी, मिठाइयां खिलाई जा रही होंगी। मीडिया तो बड़ा है, क्या बात है। मीडिया इस देश की छवि दिखाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ है लोकतंत्र के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका। विधानपालिका, कार्यपालिका काम करती है और न्यायपालिका न्याय करती है, समझना चाहिए। और जो ये चौथा स्तंभ आया मीडिया का, ये संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं है, सिर्फ कहा जाता है। ये मीडिया दोगली है, यह मीडिया गुलाम है। इस देश की मीडिया ने पूरे भारत का बंटा धार करके रख दिया है। इस देश की मीडिया ने बहुजन समाज को हाशिए पर ला करके रख दिया है। इस देश की मीडिया ने मुस्लिम समाज को आतंकवादी बना दिया है। इस देश की मीडिया ने पूरे जितने भी धर्म के लोग धर्मनिरपेक्ष संविधान के दायरे में रह करके इस देश में रहते हैं, इस देश की मीडिया ने उनको आतंकवादी बना दिया है, उनको हाशिए पर फेंक दिया है। माइनर कम्युनिटी ऐसे नहीं कहा जाता, अत्याचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। डिस्कस को आगे बढ़ाएंगे, मारिए लाइक, मारिए शेयर, करिए कमेंट, डिस्कस आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैंने बड़ा सवाल उठाया है, संविधान से बाहर नहीं जा सकता। भीम क्रांतिकारियों की आवाज है, सुननी होगी और शेर की ताड़ भी सुननी होगी। अभय सिंह जी, प्लीज आप थोड़ा ईवीएम के बारे में बताइए कि पोस्टमार्टम हम ईवीएम का कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे कौन से सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी पर उठते हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है और पूरे लोकतंत्र को तहस नहस करके रख दिया है। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन है कि ईवीएम मशीन, एटीएम मशीन तो खराब होती नहीं, ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल भी उठते हैं, ईवीएम मशीन खराब भी होती है, ईवीएम मशीन बीजेपी का बटन भी दबाती है। लेकिन ईवीएम मशीन भला होगा, मैं बोलता भी आया हूं पहले, भला होगा उन लोगों का कि 2000 रुपए का नोट निकाल रहे हैं तो 4000 रुपए का निकल जाए। चलो 4000 रुपए का नोट नहीं आया और मजाकिया बात में मत लेना, बड़ा सवाल कह रहा हूं। 500 रुपए का नोट निकालने वाली मशीन क्या 2000 रुपए निकालती है? 500 रुपए का नोट निकालने वाली मशीन क्या 2000 रुपए का नोट निकालती है? अरे निकाल दे नरेंद्र मोदी, निकाल दे। जैसे घोटाले और हैकिंग ईवीएम मशीन में की है, एटीएम मशीन में भी कर देना, ताकि गरीबों का कुछ भला हो जाएगा, इस देश का कुछ भला हो जाएगा। नोटबंदी की मार तो बहुत बड़ी मारी। अभय सिंह जी, प्लीज कंटिन्यू, अपनी बात को रखिए। ईवीएम मशीन का पोस्टमार्टम करके रहेंगे आज भीम क्रांतिकारी। भीम टाइगर साहब, 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो पूरी तरह से ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीत गई। हाँ। इसके बाद में 2017 में यूपी चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ। हाँ। और 5 राज्यों में 4 राज्यों में पूरी तरह से सरकार बीजेपी की बन गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके बाद यूपी में निकाय चुनाव हुए, तो जहां पे बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, हाँ, वहां पे बीजेपी
ज्यादातर गिरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये कितना बड़ा इशू है कि जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं वहां निर्दलीय जीते, कांग्रेस के जीते, समाजवादी पार्टी के जीते, बीएसपी के जीते, और वहां बीजेपी कहां है? असली जो गढ़ है और जो वास्तविक क्रीम है, जो वास्तविक जनता है, जो वास्तविक गांवों में बसती है, जो वास्तविक गांवों का मतलब कहने का यह है जो एक रियल धरातल जो है पंचायत का है, उस बीजेपी की पंचायत का क्या हुआ? कहां है बीजेपी? कहां है पार्षदों में बीजेपी? देखो, लोग अभी अनिल तंवर जी आपके सामने बड़ा खुलासा करेंगे। तंवर साहब, ईवीएम मशीनों में बड़े घोटाले हो रहे हैं, उनकी ठेकेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैंने बड़ा सवाल उठाया है तंवर साहब कि ठेकेदारी हो रही है और इनकी ठेकेदारी किसके पास है? रिपेयर कौन करता है? पूरी मीडिया कान खोल करके सुन लेना, जो बीजेपी के गुणगान गाती है। यह आवाज है, आवाज शेरों की आवाज है। साथियों, लाइक मारना, शेयर मारना, कमेंट भी मारना। और जो बीजेपी के आरएसएस के गद्दार चोर लोग हैं, ईवीएम में घोटाले करने वाले महा घोटालेबाज लोग हैं, दूरी रहना, नहीं तो बचाते रह जाओगे जिनके खुलासे होंगे उनको। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने कहा संज्ञान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तो ईवीएम मशीन को बैन करवा के ही दम लेंगे, क्योंकि भीम ताकत कमजोर नहीं है। तंवर साहब बताइए, क्या कारण है? ठेकेदारियों के बारे में खुलासा करिए आप तंवर साहब। सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जी, क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले बात ये, आप मेरे हिसाब से प्रमोद महाजन को या सुमित्रा महाजन को जानते होंगे, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है। हाँ, थोड़ा लाउडली बोलिए। जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनके सुपुत्र श्री राहुल महाजन जी। हाँ। राहुल महाजन के पास ईवीएम की 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ये बहुत बड़ा खुलासा है साथियों, इसको सुनना होगा, इसको शेयर भी करना होगा, देखना भी होगा। सुमित्रा महाजन के बड़े बेटे बताए आपने तंवर साहब, राहुल महाजन, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल की ठेकेदारी जो है वो सुमित्रा महाजन के बड़े बेटे राहुल महाजन के पास में है। जब ईवीएम मशीनों की ठेकेदारी उसके पास है, जब ईवीएम मशीनों की ठेकेदारी है, उसको रिपेयर करने का ठेका है, तो ईवीएम मशीनों में तो बताइए मुझे, जब ठेकेदारी सुमित्रा महाजन के बड़े बेटे राहुल महाजन के पास है, तो ईवीएम मशीनों में घोटाले क्यों नहीं हो सकते? बड़ा सवाल पूछते हैं आज हम, पूरे देश से पूछते हैं, पूरी मीडिया से पूछते हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से पूछते हैं, आखिर क्यों? ठेकेदारी होने का मतलब और रिपेयरिंग की जिम्मेदारी होने का मतलब सीधा है, धांधली हुई है, क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तंवर साहब और बताइए इसके बारे में कुछ आप। राहुल महाजन, अभी बात चल रही थी राहुल महाजन। हाँ, अभी ये एक चर्चा का विषय है, बहुत ही बढ़िया बात पूछी है हमारे भाई साहब ने, नवाब साहब ने। हाँ। मैं साथियों पूछना चाहता हूं, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 6000 करोड़ रुपए पास किए थे। हाँ। ईवीएम मशीन को बदलने के लिए। हाँ। परंतु बीजेपी ने उन मशीनों को नहीं बदला, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट राहुल महाजन के पास है। राइट। अगर बड़ा सवाल। वो इस बात को, इस मशीन को बदल देते तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाता। फिर वो बताओ क्या करते? राइट, ये बड़ा सवाल। अभी 5 राज्य में चुनाव हुए हैं। हाँ। जिसमें कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हाँ। इसमें 1,80,000 वोट, जो कि एनआरआई है, कोई फौजी है, वैसे आई है। हाँ। उसमें बीजेपी की 5% वोट नहीं है। बिल्कुल राइट कह रहे हैं। और जहां ये मशीनें चल रही है, हाँ, जहां भी मशीन का वो है, वहां पे आते बीजेपी की धड़ाधड़। बिल्कुल ये बात आपने कही है। यूपी में 20 सीटों पे नई मशीन चली थी, नई मशीन चलने में बीजेपी हार गई। वहां पे 20 मशीनों में 3 सीट बीजेपी की आई है, 17 पे हार गई है। बिल्कुल बताओ कहां गई उनकी वो। हाँ, ये तंवर साहब ने एक बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। जब कई करोड़ का बजट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पास कर दिया, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उन ईवीएम मशीनों को चेंज क्यों नहीं कराया?
ये बड़ा सवाल है, पूरे देश के सामने बड़ा सवाल है ये। और आज भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग इसमें भी लगे हुए होंगे, टाइप करने में, उल्टा सीधा बोलने में, फालतू की बात करने में। अभी दिन में भी एक कमेंट आया था, क्या नाम था अभय सिंह जी उनका, वो एक हमारी कोई महिला शक्ति थी, शर्मा थी कोई, शर्मा, नुपुर शर्मा, राइट, हाँ नुपुर शर्मा थी। वो भी पूछ रही थी कि भाई अगर आप चुनाव, आप ये कह रहे थे भाई सबसे बड़े आतंकवादी तो आप हो। ये इशू है ईवीएम मशीन को, थोड़ा सा होल्ड करके मैं इस कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि इस लाइन पर वो आई नहीं है, मैंने कहीं दिखाई नहीं दी है। नुपुर शर्मा जी ने कहा था कि सबसे बड़े आतंकवादी तो आप हो। हां, हम सबसे बड़े देशवासी, देशभक्त आतंकवादी हैं, क्योंकि हम झेलते आए हैं इस अत्याचार को शुरू से, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। आप लोग हमें आतंकवादी बताते हो, आप लोग हमें नक्सलवादी बताते हो, आप लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हो, हमें जेल भेजते हो, ईवीएम मशीनों को हैक करते हो, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा करके ईवीएम मशीनें हैक कराते हो, और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी और पता नहीं क्या आ गया, इनका तो समझ में ही नहीं आता, इनका कुणबा ही बहुत बड़ा है इनका कुणबा ही समझ में नहीं आता है। इन लोगों से मुसलमानों पे, शेड्यूल कास्ट पे, और जो आदिवासी लोग हैं और जो माइनर कम्युनिटीज हैं, इन पर अत्याचार कराते हो, तो आप हमें आतंकवादी भी कह देते हो। लेकिन एक बड़ा सवाल हम आपसे भी और आरएसएस से भी और इनके तमाम जो छिटपुटिए जो संगठन है, जिनका कुणबा ज्यादा भारी है, कुणबा ज्यादा भारी है जिनका, जिसमें महिलाएं तो इतनी नहीं है, खैर मर्द ही ज्यादा नजर आते हैं, उसको भी हम कहेंगे। अगर देखो भाई, महिलाओं के बारे में हमारे अभय सिंह जी प्रकाश डालेंगे कि महिलाएं निकल के आई है, अगर वो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। महिलाएं अगर निकल के आई, उन्होंने बात भी कही है, नुपुर शर्मा। तो आखिर महिलाओं को अधिकार किसने दिया, कैसे उन्होंने कमेंट कर दिया, कैसे एक आतंकवादी कह दिया कि भाई आप ही आतंकवादी हो। मैंने आपके सामने कह दिया भाई, नरेंद्र मोदी की तरह जुमले तो हम फेंकते नहीं है, लेकिन भाई फिर भी तार्किक बात तो करनी जरूरी है। अभय सिंह जी प्लीज बताइए, बाबा साहब की ताकत क्या है? मैं नुपुर शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि आज जो आप कंधे से कंधा मिला के नेट के माध्यम से आप मर्दों से बात कर रही हैं, इसका श्रेय क्या है? आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फोन चलाओ, नेट चलाओ, मर्दों की बराबर बैठ के बात कर सको? हाँ भाई, ये जो अधिकार था, ये आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, हालांकि हम भी भाई उसी धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन पाखंड के विरोधी हैं। हाँ, उन्हीं मनुस्मृति में क्या कहा गया, हम हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुए थे। हाँ। ये हमारे बस की बात नहीं थी। हाँ। लेकिन ये हमारे बस की बात है, हमारे बाबा साहब का आदेश है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं कि हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे, बाकी धर्म अपना लेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं कभी। बिल्कुल राइट, क्रांतिकारी जय भीम के साथ समर्थन करता हूँ मैं अभी भाई का। औरत को, महिला शक्ति को आज जो ताकत मिली है, जो शक्ति मिली है, उसका श्रेय पूरा बाबा साहब को जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पहली बार देश के लाल किले से अपना झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था, तब उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि आज मैं जो तिरंगा फहराने का सौभाग्य, लाल किले से जो तिरंगा फहराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो केवल बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिला है। आज जो योगी भोगी रोगी ये आज पीएम सीएम बन रहे हैं, इसका श्रेय केवल बाबा साहब को जाता है। क्यों? ये संतों का, भगवाधारियों का केवल जंगल में तपस्या करना होता था, आज ये सीएम बने हैं ना, तो केवल बाबा साहब के संविधान की बदौलत बने हैं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, अगर मैं आज देश की प्रधानमंत्री बनी हूं तो केवल भारतीय संविधान की बदौलत बनी हूं, नहीं तो मैं किसी घर में चौका बर्तन या केवल रोटियां सेक रही होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। अभय सिंह जी की भीम टाइगर की इसी बात पे तीनों भाई और आप सभी भाई क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। नजदीक आकर के बोलिए, आप सभी साथियों से मैं कहूंगा क्रांतिकारी जय भीम। और अभी कंटिन्यू करते हैं हम बात को।
कि महिलाओं की बात कही गई थी, ये एक बड़ी बात है, पहले भी कही थी हमने। आज देश में अगर महिलाएं हैं, देश के बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, वरना तो पैरों की जूती समझा जाता था। और सीएम की बात कही, पीएम की बात कही हमारे टाइगर साहब ने कि अगर ये है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। अरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा था ही नहीं जो संविधान लिख देता। अगर अंग्रेजों ने स्वतंत्रता इस देश को दी तो एक ही शर्त पर दी थी कि संविधान क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम लिख सकते हैं। अंग्रेजों के सामने इन लोगों का एक ही जवाब था कि हमारे सामने कोई ऐसा आदमी नहीं है, हम आजादी नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने फिर मौका दिया, जाओ हम तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे, संविधान लिखने वाला ले आओ। भाई लिखवाते कैसे? दलित थे ना, अछूत थे ना, नफरत भरे थे ना, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनके पास भी नहीं फटका जा सकता, जाति के नाम पर जिनसे नफरत की जा सकती है, उनसे ये कह ही नहीं सकते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कान में अंग्रेजों ने कह दिया था, एक ही आदमी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, वही तुम्हारा संविधान लिख सकता है। इसके अलावा तुम्हारे देश के अंदर या तुम्हारी जाति के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संविधान को लिख सके। अगर देश को आजाद कराना है और देश की सत्ता हासिल करनी है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ। खुला बोल दिया था, जब ये लोग गए थे मजबूरी फंसी थी, वरना जनता मारती जूते चार, जनता मारती जूते चार। गांधी की हुई थी जो जय जयकार, उस पर पड़ते जूते चार। और जो शहीद हुए हमारे साथी, उनको नमन करते हैं हम बारंबार। जो शहीद हुए, चाहे वो सरदार भगत सिंह है और चाहे हमारे जितने भी भीम क्रांतिकारियों के साथ साथ हमारे देश के वीर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव, हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी क्रांतिकारी हुए, बार बार कोई कॉल आ रही थी इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जितने भी क्रांतिकारी हुए हम इनको नमन करते हैं, वरना ये सरकार जो आज सरकार बनी बैठी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना बैठा है और योगी आदित्यनाथ सीएम बना बैठा है उत्तर प्रदेश का, तो ये सीएम या पीएम नहीं होते, ये वही अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। यदि बाबा साहब ना होते, ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। अब ईवीएम मशीनों की बातें भी काफी सारी हुई है हमारे बीच में। हाँ, क्या कई सारे सवालात थे जो हम उठा रहे थे कि ईवीएम मशीनों के नाम पर घोटाले करने वालों के साथ में आखिर क्या बर्ताव किया जाए। भाई ये भी जरूरी है। भाई पोस्टमार्टम हो रहा है, हम तो ईवीएम मशीनों को बैन करने की बात करते हैं। भाई ईवीएम मशीनों को बैन करना होगा और भगवा आतंकवादियों, अरे हाँ यार, भगवा आतंकवादियों को उनकी औकात दिखानी होगी। लेकिन अभय सिंह जी और अनिल तंवर जी, एक बड़ा चर्चा का विषय मैं सोच रहा था आज अपने दिमाग में, सहारनपुर की सीट। भाई सभी साथियों, आप सभी को मैं, हमारे मुस्लिम साथी भी जुड़े हुए हैं, हमारे भीम क्रांतिकारी भी जुड़े हुए हैं, जनरल समाज से भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब पूरा देश जुड़ा हुआ है। बने रहिएगा। सहारनपुर तो पूरे देश विदेश में एक व्यापक, एक राष्ट्रीय और यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम छाया हुआ नाम है, खासकर शब्बीरपुर। हाँ, एक गांव शब्बीरपुर। और इसमें आपको बताना चाहूंगा मैं कि शब्बीरपुर का जो नाम छाया हुआ है, सहारनपुर का नाम छाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध वहां पर आज भी हो रहा है। एक बड़ा सवाल है, सहारनपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीता है, कैसे जीत जाएगा? तार्किक सवाल उठाएंगे ब्रदर, तार्किक सवाल उठाएंगे, कैसे जीत जाएगा? सहारनपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीत कैसे सकता है जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडों ने, फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा ने और वहां के भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने वहां पर दंगे कराए। शब्बीरपुर के अंदर
सैकड़ों घरों को जला दिया गया। किसके घरों को जला दिया गया? दलित समाज के, अनुसूचित जातियों के घरों को जला दिया गया। यहां तक कि मुसलमानों पर अत्याचार करने में भी वहां के लोग नंबर 1 कहे जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल एक और उठता है, एक और बड़ा सवाल उठता है। यह सहारनपुर का क्षेत्र जो है, यह हमेशा से दलित बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहा है। जब शब्बीरपुर के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों के घरों को जलाया जाता है, वहां विरोध होता है, भीम आर्मी का उदय होता है। और जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, मेरा बड़ा अच्छा मित्र है और मेरा भाई भी है, चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट, उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई कर दी जाती है। और इसके साथ में जो शब्बीरपुर के जो प्रधान है शिव कुमार, उनके ऊपर भी रासुका की कार्रवाई कर दी जाती है। बाकी और कई सारे लोगों के साथ में हमारे साथियों के पास ऊपर जो है रासुका की कार्रवाई कर दी जाती है। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको घर से उठा के जबरदस्ती उनके ऊपर केस लगा करके उनके ऊपर केस लगा करके झूठे देशद्रोह के और तमाम अपराधी दिखा करके उनको जेल में डाला जाता है। क्या वो समाज इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? बड़ा सवाल पूछता हूं पूरे देश से, पूरी मीडिया से और इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, और जो योगी आदित्यनाथ भगवाधारी गुंडा है और नरेंद्र मोदी, उनसे भी बड़ा सवाल पूछता हूं मैं। और अपने पूरे समाज से और पूरे देश से सवाल पूछता हूं मैं, क्या उस दलित समाज पर जो भयावह अत्याचार हुआ, महिलाओं की छातियों को काट दिया गया, हाथों को काट दिया गया, कुचला गया, हत्याएं की गई, मारा गया, काटा गया, चुन चुन कर मारा गया, घरों के ऊपर पेट्रोल पंप फेंके गए, केमिकल से भरे गुब्बारे फेंके गए, उनके घरों को जला दिया गया। और वहां का सांसद इसमें इन्वॉल्व, वहां की पुलिस इसमें इन्वॉल्व, और वहां का प्रशासन इसमें इन्वॉल्व, और शेर सिंह राणा इसमें इन्वॉल्व। फिर भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज वोट क्यों देगा? सबसे बड़ा सवाल है। और मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे भी नहीं सकता। अंबेडकर जयंती पर मुसलमानों को भड़काने का और दबाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था, इन्हीं भगवा गुंडों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वोट कैसे दे सकता है? आवाज उठानी होगी समस्त मुस्लिम समाज से और समस्त देशवासियों से और समस्त अनुसूचित जाति के लोगों से, साथ ही जो सहारनपुर के लोग हैं उनसे भी मैं आवाज उठाने के लिए मैं आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आवाज उठानी होगी, वरना ये लोग वो लोग हैं, ये आरएसएस के गुंडे वो गुंडे हैं जो इराक बना देंगे देवबंद सहारनपुर को।